हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एलबीएस कॉलेज कोटपुतली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका स्थायित्व या स्टेबिलिटी दो तरह की होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या किसी भी कॉम्प्लेक्स जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसके स्थायित्व को हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी कॉम्प्लेक्स जो बनता है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जीरम के अकॉर्डिंग जो है कॉम्प्लेक्स बनना पदवार होता है, उसमें एक एक करके लिगेंड जुड़ता है और फाइनल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इसके बाद जो रिएक्शन है वो कई स्टेप में कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल, यदि हमें कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है और ये कॉम्प्लेक्स है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है MLN इस तरह हम लिख सकते हैं। हम ये कॉम्प्लेक्स बनाना है ML और नीचे में लिखा N क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है, M है मेटल आयन और L है लिगेंड। अब इसमें यदि N लिगेंड जुड़ेंगे तो वो एक एक कर करके मेटल पर जुड़ेंगे, तो इसका मतलब जो इसके अंदर कई स्टेप्स होंगे। यदि कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो इसके अंदर पहले फर्स्ट लिगेंड जुड़ेगा M+L और ये देगा Ml। इसके लिए जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसे हम फॉर्मेशन कांस्टेंट कह सकते हैं वो होगा K1। तो K1 बराबर हो जाएगा Ml की एक्टिव कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M और कंसंट्रेशन ऑफ L। तो जो इसके लिए हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसके बराबर होगा। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर Ml के अंदर नेक्स्ट लिगेंड जुड़ेगा और नेक्स्ट लिगेंड जब जुड़ेगा तो इसके अंदर ये बन जाएगा Ml2। इस इक्वेशन के लिए जो स्टेप के लिए जो कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा K2 एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 अपॉन एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ Ml एंड एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ L। थर्ड स्टेप के अंदर जब Ml2 बन गया, थर्ड लिगेंड जुड़ जाएगा Ml3 और इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट K3 बराबर हो जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इसी तरह जो है लिगेंड जुड़ते जाएंगे जब तक कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं आ जाता, जो कि हमने इससे रिप्रेजेंट किया है MLN। तो फाइनल स्टेप के अंदर क्या होगा, इस तरह से होगा जैसा कि आप देख रहे हैं MLN-1 प्लस L इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, मतलब जो प्रोडक्ट देगा वो होगा MLN और इसके लिए Kn की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ये जो K हम लिख रहे हैं K1, K2, K3 और Kn, इन्हें हम कहते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। हर स्टेप के लिए हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाला है, तो यह है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट। इन जनरल जो K1 स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो मेटल आयन है एक्चुअली वाटर से घिरा हुआ है, तो जैसे जैसे लिगेंड जुड़ते जाते हैं वहाँ वाटर मॉलिक्यूल की संख्या कम हो जाती है। यहाँ पर हमने जो वाटर नहीं लिखा है क्योंकि पानी की जो है एक्टिव कंसंट्रेशन जो है, सक्रियता की जो जल की सक्रियता को एक मानते हुए हमने यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिखे हैं, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन हम 1 मान रहे हैं। तो इस तरह से एक एक स्टेप करके जो है हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट आता है, इसे हम कहते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। दूसरी तरह से हम निकाल सकते हैं कि जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए तो हम उसके लिए हम निकाल सकते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अब यदि मान लीजिए हमें ये कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसमें एक ही लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो हम सिर्फ एक स्टेप लिखेंगे। ये स्टेप हमारे पास
m प्लस एल गिव्स ml हो जाएगा। और यहाँ हम इसके लिए उसी तरह से जो कांस्टेंट लिख देंगे, B1 बराबर हो गया एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ml अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ml m एंड l। यदि हमारे पास हमें Ml2 कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम उसके लिए सिर्फ एक स्टेप लिखेंगे। एक स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस 2l गिव्स Ml2, और ये हमारे पास B2 बराबर हो जाएगा इस तरह से। इसका मतलब हम जो कॉम्प्लेक्स है उसके बनने के लिए हम सिर्फ एक स्टेप, फाइनल स्टेप लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए हमें ये कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसमें n लिगेंड है, n उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हमारे पास फाइनल जो एक स्टेप क्या होगा जिसे हम निकाल सकते हैं, Bn बराबर हो जाएगा एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ml m l n अपॉन एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ m और एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ l। तो जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल हमें यही निकालना होता है। तो यहाँ पर B1 B2 Bn जो भी है ये सारे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या क्यूमुलेटिव और स्टेबिलिटी को समग्र स्थिरांक जिसे हम कहते हैं समग्र स्थिरांक, जो कि रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है। तो इस हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट तथा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब यह है कि दोनों में रिलेशनशिप क्या है, हम जो निकाल रहे हैं एक्चुअली हम निकालते हैं कि कॉम्प्लेक्स के ले रहे हैं, हम एक एक स्टेप पर निकाल रहे हैं, ये हम एक ही स्टेप के अंदर स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल रहे हैं। तब हम ले रहे हैं कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है या जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो हम कंसीडर करते हैं जैसे हमने K1 है हमारा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, और यदि हम ओवरऑल निकाल रहे हैं B1 तो हमारा उसके बराबर होता है। किस तरह से बराबर होता है हम देखेंगे। यदि हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 और K2 है, K1 की यदि हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हम यदि हमारी बैक में हम देखेंगे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो K1 है जो फर्स्ट स्टेप के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो बराबर होता है एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ml अपॉन एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ m एंड एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ l। K2 हमें पर निकल रहा है, हमने निकाला था हमारी इक्वेशन में, हमारे पास क्या आया था ml2, यहाँ पर एक्टिव कंसंट्रेशन लिखनी है अपन को, ब्रैकेट लगाना है, अपॉन एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ml एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ l। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ml से ml कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, हमारे पास जो हम लिखेंगे क्या है बचेगा हमारे पास एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ml2 एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ m एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ l का स्क्वायर। और जब हम देखते हैं B2 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, B2 के लिए हमारे पास सेम वैल्यू आती है। इसका मतलब क्या है कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का प्रोडक्ट है। जैसे अब देखिए Bn लिखा हमने, तो Bn किसके बराबर होगा, K1 K2 और जो भी स्टेप सारे Kn के बराबर। अब इसकी लॉग वैल्यू लेंगे तो लॉग Bn बराबर हो जाएगा लॉग K1 प्लस लॉग K2, ये हम माइनस साइन लगा देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। अब माइनस लॉग ऑफ K पता है हमें P K के बराबर होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी P के। तो इस तरह से जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है। तो ये आपस में इनकी रिलेशनशिप, हम किसी भी तरह से स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि कई बार हम इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट का भी जिक्र करते हैं कि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है क्या हुआ, एक तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट है। भी कंपाउंड कितना अनस्टेबल है, स्टेबल का रिवर्स हो गया अनस्टेबल। तो यदि कोई रिएक्शन हम लिखते हैं Ml जो है डिसोशिएट होकर देखा है M प्लस NL, तो इसके लिए जो कांस्टेंट लिखेंगे हम K लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, लेकिन होगा इन्वर्स का, स्टेबिलिटी का इन्वर्स है। तो Ki बराबर क्या हो जाएगा, M एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ F एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ L उस पर पावर N अपॉन MLN। यदि हम इससे देखें तो B किसके बराबर था, इसका उल्टा था, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/B। तो जो Ki है वो होता है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट।
इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के बराबर है। तो क्या ही हो गया, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। कंपाउंड कितना डिसोशिएट हो सकता है। तो जो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। हायर वैल्यू ऑफ इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट लेसर विल बी स्टेबिलिटी। यदि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम है, यहाँ पर हम कम करना है। यदि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी, हायर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, हाई वैल्यू ऑफ इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट लेसर विल बी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर ये ठीक है, यदि स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इस तरह से हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके लिए हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालते हैं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, पदवार स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, समग्र स्थायित्व स्थिरांक निकाल सकते हैं। साथ ही हम इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट देखा, तो हम इस तरह से मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना होता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कम है तो कॉम्प्लेक्स कम स्थायी होगा। थैंक यू।